अभी लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग सेल साइकिल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो एक बार पढ़ लेते हैं सेल साइकिल के बारे में क्या लिखा हुआ है। सेल साइकिल क्या होता है? इट इज द लाइफ पीरियड ऑफ अ सेल। पूरी की पूरी सेल साइकिल का, जैसे हम लोगों की लाइफ पीरियड कितनी है, 100 आवर, पूरी 100 डेज की होती है ना, सॉरी 100 ईयर्स लाइफ स्पेन की अगर मैं बात करूं, एक एवरेज हम लगा के चल रहे हैं, 100 तो किसी का होता नहीं, मतलब बहुत नॉर्मल लोगों का नहीं होता है। अगर हम एवरेज की बात करें 60 से 70 रहता है। तो ऐसे ही हमारे जो सेल का पूरा लाइफ पीरियड है, उस लाइफ पीरियड में सेल आखिरकार क्या क्या काम कर रहा है। अगर हम अपनी 24 आवर की एक्टिविटीज चेक करें कि हम अपने 24 आवर की एक्टिविटीज में क्या क्या काम कर रहे हैं, तो वही चीज हम सेल के साथ कर रहे हैं यहाँ पे, कि सेल अपनी डेली लाइफ में, मतलब पूरे 24 आवर की साइकिल में क्या क्या चीजें कर रहा है। तो ये क्या है, हमारे सेल का लाइफ पीरियड ऑफ अ सेल, ड्यूरिंग विच, जिस टाइम में सेल क्या कर रहा है अपने 24 आवर्स में। सेल, जब हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, सेल साइकिल आपका कितना होता है, 24 आवर का होता है। और ईच सेल का कितना था लाइफ साइकिल, ईच सेल का कितना था बताओ, एनीवन? 90 मिनट्स था ना। और ह्यूमन सेल का 24 आवर। तो अब इन 24 आवर में सेल क्या क्या काम हमारा कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है अपना डीएनए। ये भी मैंने आपको बताया था, रेप्लिकेशन करना मीन्स डीएनए का डुप्लीकेशन करना, या फिर सेल आपका ग्रो करेगा और उसके बाद आपका सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। अगर हम बात करेंगे सेल ग्रोथ की, तो सेल ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इट मीन्स कि सेल ग्रोथ हमेशा चलती चलती रहती है। जैसे कि आप बात करें, आपके 24 आवर है, तो आप आपके 24 आवर में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो 24 के 24 आवर चलता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन भी है, और आप ब्रीथिंग करते हो, आपका हार्ट ब्लड पंप करता है, ये सारे प्रोसेस भी तो ऐसे है ना जो 24 आवर चलते हैं, रुकते नहीं है। बेटा सेल डिवीजन तो 24 आवर में एक बार होता है, डिवीजन 24 आवर में एक बार होता है। सेल साइकिल चलती है 24 आवर तक। जैसे हमारी लाइफ टाइम में है, हम क्या करते हैं, 24 आवर रेस्पिरेशन करते हैं, 24 आवर्स हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है। ये वो एक्टिविटीज है जो कॉन्टिन्यूस चलती है 24 आवर। अब एक एक्टिविटी है सपोज हमारी सेल्फ स्टडी। हम डाइजेशन भी तो होता होगा ना। यस, डाइजेशन भी 24 आवर चलता है। अब सेल्फ स्टडी सिर्फ एक आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही तो करते हो, या पूरा दिन आप सेल्फ स्टडी करते रहते हो? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करते हो ना। तो ऐसे ही सेल ने अपने कुछ प्रोसेस को ऐसा किया हुआ है, लाइक ह्यूमंस का रेस्पिरेशन। तो जैसे ह्यूमन रेस्पिरेशन करते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो ऐसे ही सेल की ग्रोथ, मतलब साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होना, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो 24 के 24 आवर ही चलता रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें सेल अपना डीएनए सिंथेसिस कब करेगा, सेल अपना डीएनए सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज में ही करेगा, उसके अलावा मैम सेल कभी G1 नहीं फेज। करेगा। एस फेज में, राइट? यस मैम, एस फेज। एस फेज में करेगा आपका। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, याद रहेगा ये चीज। यस मैम। तो ये यस मैम। दोनों लाइन आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है कि सेल ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और डीएनए सिंथेसिस एक स्पेसिफिक स्टेज में होने वाला प्रोसेस है। चलो, अब इसके बाद देखते हैं सेल साइकिल। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल हर एक ऑर्गेनिज्म में और हर एक सेल में वेरी करती है, लेकिन अगर हम फिर भी ह्यूमन सेल की बात करें, और वो भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, लाइफ स्पैन होता है इनका, लाइफ साइकिल होती है 24 आवर की। और अगर हम ईस्ट के अंदर बात करेंगे, तो ईस्ट के अंदर आपकी कितनी होती है सेल साइकिल, 90 मिनट्स की होती है। ये दोनों पार्ट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ दीज पार्ट्स। डन। चलो, अब हम अपनी ब्लैंक स्लाइड से फिर से नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखो, आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म डेराइव हुआ है कहाँ से, सिंगल सेल से।
हुआ है नहीं? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यस सिंगल मैम। सेल का नाम क्या होता है? जायगोट। यस, जाइगोट। तो आज के क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार कैसे ये जाइगोट से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना, उसके पीरियड में सेल साइकिल, उसके टाइम में सेल साइकिल आखिरकार कैसे कैसे रोल प्ले करती है। तो हमें पता है कि अगर हर एक ऑर्गेनिज्म को सिंगल सेल से, और हर एक ऑर्गेनिज्म को सिंगल सेल से अपने आप को डेवलप करना है, तो उसको दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स करानी होंगी अपनी लाइफ में। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगी? बताओ। सबसे पहले उसको सेल ग्रोथ कराना होगा या नहीं? फिर उसके बाद क्या कराना होगा? सेल डिवीजन। Yes, सेल ma'am. डिवीजन। ये दो प्रोसेस तो हमें कराना है, सेल ग्रोथ करानी है और हमें सेल डिवीजन कराना है। अब सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन, इन दोनों को ही मिला के हम बोलते हैं पूरी सेल साइकिल, जो कि ह्यूमंस में कितने टाइम पीरियड की होती है? 24 hours. 24 आवर्स। 24 आवर। तो इन 24 आवर को ना हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज आता है हमारा G1 फेज, फिर आता है S फेज, फिर आता है G2 फेज और फिर आता है M फेज। अब G1 फेज इस 24 आवर का कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है? तो G1 में के अंदर आपकी जो सेल होती है वो 8 से 12 आवर तक रहती है, और S फेज में आपकी रहती है 6 से 8 आवर, G2 में रहती है 3 से 4 आवर और M में रहती है 1 आवर। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। मींस 24 आवर को हमने 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया। एक वो फेज जिसमें आपका सेल 8 से 12 घंटे तक रहता है, उसको हमने बोल दिया G1 फेज। एक वो फेज जिसमें हमारा सेल 6 से 8 घंटे रहता है, उसको बोल दिया S। जिसमें हमारा 3 से 4 घंटे रहता है, उसको हमने बोल दिया G2 फेज। और जिसमें सिर्फ 1 घंटा रहता है। अब देखो ये वाला जो फेज है ना, हमारी स्टार्टिंग की 3 फेज, इन फेजेस को हम बोलते हैं इंटरफेज। तो इंटरफेज में आप देख रहे हो 95% आपका जो टाइम है वो इंटरफेज में लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है? और बाकी हम फेज को हम बोलते हैं डिवीजन फेज। डिवीजन फेज में आपके सेल को सिर्फ 5% टाइम लग रहा है। तो मैक्सिमम टाइम आपका सेल कहाँ पे स्पेंड कर रही है? Preparation में. इंटरफेज के अंदर, क्योंकि टोटल का 95% है। इतना सब बच्चों को क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं अपना G1 फेज। Yes, यस ma'am. मैम। अब आप G1 फेज लिखो कि आखिरकार G1 फेज के अंदर 8 से 12 घंटे तो हमने लिख दिया, कितने टाइम तक हमारी सेल रहेगी। अब इतने टाइम तक हमारी सेल करेगी क्या? देखो 4 स्टेप हमारी सेल करेगी यहाँ पे। कौन कौन से स्टेप्स करेगी? पहला स्टेप हमारा करेगी अपनी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करेगी। अब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो उसका पूरा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनका डबलिंग करना, पूरे साइटोप्लाज्म की इंक्रीज कराना। अब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के अंदर उसको क्या क्या चीजों की रिक्वायर होगी? अगर कोई भी सेल अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज कराना चाहती है तो उसको दो चीजों की रिक्वायर होती है। एक तो रिक्वायरमेंट होगी इसको फूड की, और एक रिक्वायरमेंट होगी इसको एंजाइम्स की। अगर मैं बात करूँ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ में वो अपना क्या करेगी? फूड चाहिएगा उसको, एंजाइम चाहिए, किस लिए? न्यू ऑर्गेनेलीज बनाने के लिए। क्योंकि पहले तो एक माइटोकॉन्ड्रिया था, अब हमें एक सेल को डिवाइड करके 2 सेल बनाने हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 चाहिए ना अब हमें। यस मैम। तो सारी ऑर्गेनेलीज जो है हमारी नई बनेगी। न्यू ऑर्गेनेलीज फॉर्मेशन अगर हमें कराना है तो उसके लिए हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो फूड की रिक्वायरमेंट है, एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट। फूड रिक्वायरमेंट को हम बोलते हैं कि हमारे सेल की एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है, जो हमेशा बाहर से ही पूरी होगी। एंजाइम क्या है? अच्छा, एंजाइम किस लिए चाहिए अपने सेल को? सपोज करो सेल को बाद में जाके ट्रांसक्रिप्शन करना है, आपके सेल को ट्रांसलेशन करना है, तो ये सारे प्रोसेसेस अगर आपका सेल करना चाहता है तो इन सब के लिए बहुत सारे स्पेसिफिक एंजाइम्स की जरूरत पड़ता है। अब आगे जाके प्रोसेस तो हमारे सेल को करना ही है,
तो इसलिए जितने भी इनके एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है ना वो सब यहाँ पे वो पूरी करेगा, मतलब एंजाइम्स बना लेगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट होना। क्लियर फर्स्ट पॉइंट? चलो Yes, ma'am. सेकेंड पॉइंट में आएगा कि Yes, ma'am. हमारे जो जीवन फेज होती है इज मोस्ट वेरिएबल फेज। सबसे ज्यादा ये वेरिएबल फेज होती है, बिकॉज दिस ओनली फेज डिपेंड्स ऑन, किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है हमारी जीवन फेज? फूड के ऊपर, मतलब एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब इस लाइन का मतलब ना देखो, इस अकॉर्डिंग आप समझो कि अगर हमारी सेल को प्रॉपर अमाउंट में फूड मिलेगा तो वो अपनी जीवन फेज, मतलब अपनी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से कराएगी। अब यहाँ पे देखो मैंने टाइम पीरियड लिखा हुआ है 8 से 12 घंटे का जीवन में रहता है, तो 8 घंटे भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है नहीं हो सकता है। अब अगर मैं बोल रही हूँ आपकी जीवन फेज 12 आवर तक रह रही है आपकी जो बॉडी की पर्सन ए की, अब पर्सन ए की मैं बोल रही हूँ कि उसकी जो जीवन फेज है वो सिर्फ 8 घंटे की है, तो आप इस चीज से क्या समझ पा रहे हो? उसको फूड जल्दी मिल जा रहा है यस, वाले को। जो ए वाला पर्सन है उसके पास प्रॉपर फूड रिक्वायरमेंट है, तो जीवन फेज हमेशा वेरी कर सकती है आपकी पर्सन टू पर्सन। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी कि उसको एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट कैसी मिल रही है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि जीवन फेज आपकी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर? यस मैम। चलो, जैसे मैं लाइंस लिख रही हूँ ना यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट लगा के सेकंड पॉइंट ना, सेम आप लोगों की कॉपी में नोट्स होने चाहिए एज इट इज। टाइम चाहिए लिखने का, टाइम ले लो, बट कोई भी स्किप नहीं करेगा। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो स्क्रीनशॉट लोगे आप लोग। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेल स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन जीवन फेज। इज दिस ट्रू और नॉट? आपका जो सेल है वो सबसे ज्यादा टाइम देखो कौन सी फेज में स्पेंड कर रहा है इनमें से? इंटरफेस में। जीवन फेज में कर रहा है ना। तो अगर हम बोलेंगे कि हमारी सेल के अंदर कोई भी डिफॉल्ट आ गया है या हमारी सेल के अंदर कोई भी म्यूटेशन हो गया है, तो सबसे ज्यादा चांसेस म्यूटेशन के कौन सी फेज में रहेंगे हमारे? जीवन जीवन के अंदर रहेंगे। तो अगर हम अपनी सेल के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, ये डीएनए में कोई प्रॉब्लम हुई, सेल में कोई भी डिफॉल्ट आया है, तो हम उसको रिपेयर करने के लिए सेल की कौन सी फेज में जाएंगे? जीवन। जीवन के अंदर। जीवन फेज। तो ये यस, क्योंकि सेल सबसे ज्यादा टाइम जीवन में ही स्पेंड करता है, तो सेल के अंदर कोई भी डिफॉल्ट आ रहा है, उसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है, डीएनए डैमेज हो रहा है, वो सभी चांसेस जीवन में ही मिलेंगे। तो अगर हम उसको रिपेयर करना चाहते हैं तो रिपेयर करने के लिए भी हमें उसकी जीवन फेज में ही जाना पड़ेगा। तो डीएनए डैमेज रिपेयर कौन सी फेज में होगा हमेशा? जीवन फेज। यस, अकर इन जीवन फेज। ये चीज यहाँ तक क्लियर बिल्कुल सबको? देखो यस मैम। सपोज ये मेरी एक सेल है ना। अब ये सेल क्या कर रहा है, इस सेल ने अपनी एम फेज दिखाई, मतलब डिवीजन फेज दिखाई, और डिवाइड होके कितनी बन गई? 2 सेल बन गई। एक सेल हमारी डिवाइड होके 2 सेल में कन्वर्ट हो गई। अब कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करेगी? ओके ओके बेटा, देखो जब एक काम करना आप लोग, स्क्रीनशॉट ना एंड में ले लेना। सारी स्लाइड्स मैं आपको एक बार एंड में दिखा दूंगी। जो साथ साथ लिख रहा है वो मुझे साथ साथ बोल के बता देना, मैम 2 मिनट और इसी स्लाइड पे आप होल्ड करो तो मैं आपको दिखा दूंगी। स्क्रीनशॉट आप बाद में ले लेना, ठीक है? अब देखो ये डिवाइड होने के बाद क्या बनी हमारी? डॉटर सेल। अब हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो भी नई सेल बनेगी वो पहले ग्रो करेगी उसके बाद डिवाइड करेगी, राइट और नॉट? तो देखो अब ये वाली दोनों सेल्स क्या करेंगे? अब अपने आप की ग्रोथ करेगी।
तो ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले कौन सी फेज में जाएंगी? जीवन जीवन फेज। जीवन इसका फेज। मतलब अभी दोनों सेल मेरी किस फेज में आ गई है? जीवन फेज में आ गई है। इंटरफेज की सिर्फ जीवन फेज में, तो इनकी ग्रोथ हो गई है। इनमें से कोई भी एक सेल ले ली, चलो मैंने ये। अब ये सेल की क्या होगी? यहाँ पे ग्रोथ होगी। अब सेल ग्रोथ तो कराएगा, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट ये आ जाता है बच्चों कि जैसे ही सेल जीवन में है, जैसे इसकी जीवन फिनिश हुई, जीवन फिनिश होने के बाद आपकी सेल के पास 3 ऑप्शंस हैं। आफ्टर फिनिशिंग जीवन फेज, इट हैज 3 ऑप्शंस। कौन कौन से ऑप्शंस है? पहला ऑप्शन तो है जीवन के बाद कौन सी फेज आती है? एस फेज। एस फेज। तो पहला ऑप्शन तो इसके पास ये है कि अपनी जीवन फिनिश होती है एस फेज में एंटर हो जाए। सेकंड ऑप्शन क्या है इसके पास? कि जैसे ही जीवन फिनिश हुई, इसकी ग्रोथ हो गई, सब कुछ हो गया, ये अपने आप को यहीं पे परमानेंट बना ले, ये नहीं चाहता डिवाइड होना, ये फेज है। थर्ड ऑप्शन इसके पास ये है कि ये जी नोट फेज में एंटर हो जाए। ये 3 ऑप्शन हमारी सेल के पास होते हैं जैसे ही सेल का जीवन फेज फिनिश होता है। पहला ऑप्शन क्या बताया? इट कैन एंटर इनटू एस फेज। सेकंड ऑप्शन है सेल बिकम परमानेंट। थर्ड ऑप्शन है सेल कैन एंटर इनटू जी नॉट फेज। अब इन तीनों मैम इसे फेजेस में, क्विशेंट फेज भी कहते हैं। हाँ, जी नोट को हम क्वेश्चन फेज भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है। एक टाइप से सेल साइकिल से एग्जिट वाली स्टेज होती है कि वो अपने आप को सेल साइकिल से बाहर निकाल लेते हैं। अब सेल के पास ये तीनों ऑप्शंस हैं। अब कंडीशन ये आती है कि हमारी सेल इन तीनों ऑप्शंस को कब कब अपनाएगी। देखो, हमारी सेल एस फेज में सिर्फ उस कंडीशन में एंटर करेगी जब उसके पास सफिशिएंट फूड होगा आगे जाने के लिए। आगे जाने के लिए जब उसके पास सफिशिएंट फूड होगा, फिर उसके बाद उसका अंदर अगर कोई भी डीएनए डैमेज हुआ है, वो रिपेयर हो गया है अगर, जैसे कि आप खुद सोचो, आप लोग किसी ट्रिप पे जा रहे हो, है ना? सपोज करो आप लोग किसी भी ट्रिप पे जा रहे हो, हिमाचल जा रहे हो आप लोग ट्रिप पे। अब हिमाचल आप लोग पहुंच चुके। अब हिमाचल पहुंचने के बाद हिमाचल से आपका मन है कि मैं हिमाचल से कहीं और भी जाऊं घूमने के लिए, तो वो तो हो गया हमारा एस फेज, कि आप लोग एस फेज में एंटर कर सकते हो, ठीक है? या फिर ऐसा भी आपका मन करेगा कि हिमाचल में ही मैं रुक जाऊं, या फिर ऐसा भी आपका मन करेगा कि हिमाचल से मैं वापस अपने घर आ जाऊं। 3 ऑप्शन है ना आपके पास अगर आप किसी भी ट्रिप पे जाते हो। या तो उस ट्रिप से आप आगे जाओ कोई और अच्छी जगह पे, या फिर उसी जगह पे आप कुछ दिन स्टे करो, या फिर आप वापस घर आ जाओ। बताओ। यस यस। तो Yes, यही ma'am. कंडीशन तो हमारे सेल के पास है ना। सेल भी एक ट्रिप पे निकला हुआ है। अब सेल या तो एस फेज में चला जाए, एस फेज में आप हिमाचल से आगे ट्रिप का प्लान करोगे जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में फूड होगा, सफिशिएंट अमाउंट में आपके पास इनकम होगी, यहाँ आप और भी ज्यादा खर्च कर सकते हो जाके, तभी तो आप लोग जाओगे ना। या फिर आप लोग टायर्ड नहीं होंगे, तो सेम कंडीशन सेल के पास है। अगर सेल के पास सफिशिएंट फूड है, उसकी बॉडी के अंदर कोई भी डैमेज नहीं है, तो आपका एंटर हो जाएगा एस फेज में। अब परमानेंट हमारा सेल कब होगा? जब सेल कुछ नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मैं यहीं पे अपने आप को फिक्स कर दूं। तो सेल परमानेंट हमारा कंडीशन में होगा जब वो नहीं चाहता नॉट टू डिवाइड, डिवाइड होना वो नहीं चाहता है, क्योंकि उसने अपना एक रोल फिक्स कर लिया है। जैसे कि अगर आप लोग हिमाचल ट्रिप के लिए निकले, तो हिमाचल ट्रिप के लिए निकले, आप किस कंडीशन में सोचोगे हिमाचल में सेटल होने का? जब आपने फिक्स कर लिया कि हाँ मुझे यहीं पे रह के कुछ नया काम स्टार्ट कर लेना है। ऐसे ही सेल है, सेल की ग्रोथ हो गई। अब सेल ने सोचा कि मैं तो अपना एक काम फिक्स कर लेता हूँ, अपना रोल फिक्स करूंगा, और जैसे ही मेरा काम परफॉर्म हो जाएगा, उसका रोल हुआ परफॉर्म, तो हमारी सेल की हो जाएगी नेचुरल डेथ, क्योंकि वो डिवाइड तो कर नहीं रहा है। अब सेल की नेचुरल डेथ ही तो होगी, और सेल की नेचुरल डेथ को हम क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। ये कंडीशन हमारी सेल दिखाएगा। अब एक और चीज यहाँ पे नोट करो, अगर हमारा सेल एस फेज में एंटर कर गया है,
मतलब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आपको आगे हिमाचल से आगे ट्रिप पे जाना है, तो आपको 101% जाना पड़ेगा। अब सेल ने क्या किया, एस फेज में एंटर हो गए। अब एस फेज में होने के बाद अब सेल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो डिवाइड ना हो। वंस इट एंटर्स इनटू एस फेज, इट हैज टू डिवाइड। एक बार वो एस फेज में डिवाइड हुआ, उसको डिवाइड होना ही पड़ेगा। एक बार वो एस फेज में एंटर हुआ, उसको डिवाइड होना पड़ेगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके। अब आती है जी नोट फेज के बारे में। अब जी नोट को आपने बिल्कुल सही बताया था, इसको हम बोलते हैं क्यूशेंट फेज। अब इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिख के बता रही हूँ। जी नोट में यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट लेना, नोट डाउन करना है, कर लो जल्दी से। ओके। अब देखो जी नोट, जी नोट में क्या होगा, जी नोट में आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा, सेल इज नॉट डिवाइडिंग। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि सेल हमारा ग्रोथ भी नहीं करेगा, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो वो ग्रोथ भी नहीं कर रहा है, अपने अंदर कुछ नहीं कर रहा है। एक टाइप से हम बोल सकते हैं वो अपनी सेल साइकिल को एग्जिट कर चुका है। और कौन सी फेज में एंटर हो चुका है, क्रिस्टल फेज में। और ये डिवाइड कब तक नहीं करेगा, जब तक इसको डिवाइड करने के लिए बोला नहीं जाएगा। नॉट डिवाइड अंटिल आस्क्ड टू डू। बट इन सब के साथ साथ भी जो हमारा सेल है इस कंडीशन में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। ये हुआ आपका जीनोट फेज के बारे में। क्लियर? अब जीवन के बाद नेक्स्ट फेज हमारी कौन सी आती है? एस फेज। ओके। अब एस फेज में हमें पता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इस फेज के अंदर होता है डीएनए एप्लीकेशन सिंथेसाइज सिंथेसिस। कहाँ पे? अकर इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये तो फर्स्ट स्टेप होता है जो सबको पता है। इसके अलावा ना एक और काम होता है यहाँ पे, जो कि सिर्फ एनिमल सेल में होता है, इन एनिमल सेल ओनली। सेल के अंदर होता है सेंट्रियोल, या फिर हम इनको सेंट्रोजोम भी बोलते हैं। ये सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम का अमाउंट हो जाता है डबल। ये भी आपका इस फेज में होता है। अब एक चीज यहाँ पे नोट करने की है, जहां से आपका क्वेश्चन आता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल के सेल डिवीजन में बहुत डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस क्यों आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है? एक टाइप से ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रियोल। अब सेंट्रोजोम क्या बोलेंगे अगर आपके दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे, वो भी इस शेप में, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या है? टू सेंट्रियोल को ही हम सेंट्रोजोम बोलते हैं। मीन सेंट्रियोल तो है एक सिंगल टर्म, एक सिंगल, सेंट्रोजोम में हमेशा आ जाएंगे टू। देन ये पार्ट। इसके साथ साथ थर्ड स्टेप क्या होता है यहाँ पे? थर्ड स्टेप आता है बच्चों यहाँ पे हिस्टोन सिंथेसिस। हिस्टोन का सिंथेसिस भी ऑल्सो अकर इन एस फेज। एस फेज के अंदर ही हिस्टोन। अब हिस्टोन की जरूरत क्यों है हमें? क्योंकि डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, फिर उस डीएनए को हमें क्या कराना पड़ेगा? कंडेंस कराना पड़ेगा। अब डीएनए को कंडेंस कराने के लिए हिस्टोन की तो जरूरत होगी या नहीं होगी? प्रोटीन की जरूरत होगी ना जरूरत। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, हिस्टोन का सिंथेसिस हम कराएंगे।
तीनों स्टेप्स याद रहेंगे ये? यस मैम। यस मैम। यस चलो मैम। फेज हमारी फिनिश। अब एस फेज के बाद कौन सी फेज आएगी? G2 phase. यस, G2 फेज। अब देखते हैं G2 फेज में क्या होगा। G2 फेज में जो सेल है वो प्रिपेयर करेगा इटसेल्फ और एम फेज, अपने आप को वो एम फेज के लिए प्रिपेयर करेगा। इसके साथ साथ वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा, सम प्रोटीन सिंथेसिस। कौन से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है? लाइक ट्यूबुलिन। और ये प्रोटीन का काम क्या होता है? जब आपने माइटोसिस पढ़ा होगा वहां पे देखा होगा स्पाइनल फाइबर्स प्रेजेंट होता है नहीं, जिन स्पाइनल फाइबर से आपके क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं, तो उन्हीं को बनाने में हेल्प करता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, विच मेक स्पाइनल फाइबर्स। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा? ये हमारा फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप? थर्ड स्टेप। इसके अंदर कुछ ऑर्गेनलीज भी मिले बनेंगे, सम ऑर्गेनलीज लाइक mitochondria and chloroplast double here। ये होगा आपका G2 फेज के बारे में। बताओ यहां तक समझ में आया पूरा का पूरा? यस मैम। अब तीनों फेजेस हमें समझ में आ गई। हमने पढ़ लिया G1 फेज के बारे में, S फेज के बारे में, G2 फेज के बारे में, और एक हमने पढ़ा G0 फेज के बारे में। ये चार फेजेस हमने पढ़ ली। अब कोई मुझे बताएगा G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, G0 में? एक बार छोटा छोटा पॉइंट्स बता दो एक बार, बताओ जल्दी से। मैम जीवन में सेल ग्रोथ होती है और मैम डीएनए डैमेज रिपेयर हो जाता है। ओके, और मैम मैम जीवन में मेटाबॉलिकली एक्टिव भी रहता है। मैम G1 phase is the most larger phase. देखो जीवन में सबसे पहले क्या होगा? आपका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इंक्रीज होगा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इंक्रीज। अब हमें पता है जीवन का टाइम पीरियड होता है 8 से 12 आवर, तो 8 से 12 आवर हमारा यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा अगर डीएनए के अंदर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें पता लगेगा कि वो आखिरकार किसमें हुआ होगा? G1 phase. जीवन फेज के अंदर ही होगा। तो अगर हम उस चीज को रिपेयर भी करना हो तो रिपेयर करने के लिए भी हम कहाँ जाएंगे? G1 phase. जीवन फेज में। यस, हम लोग जीवन फेज में ही जाएंगे। अब आती है एस फेज के बारे में। एस फेज में बताओ क्या होगा? डीएनए सिंथेसाइज। डीएनए सिंथेसाइज होगा, और क्या क्या सिंथेसाइज होगा? और मैम एनिमल्स में सेंट्रल और सेंट्रोसोम डबल हो जाएंगे। यस, एनिमल्स के अंदर। वो प्लांट के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होता है ना? यस मैम। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। अब G2 का बताओ। सेल प्रिपेयर मैम फॉर G2 phase। मैम प्रिपरेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी माइटोसिस के लिए और यस, साथ के साथ सेल ग्रोथ भी होती वो डबलिंग करेगा। मैम और सेल ऑर्गेनेलीज भी डबल हो जाएंगे। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाएंगे। यस, क्लोरोप्लास्ट यस मैम। माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात आती है, ये तो चलो हमने फेजेस के बारे में देख लिया। अब फेजेस के अलावा एक और टर्म आती है बच्चों कि आखिरकार हमारा जो सेल का क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा हर एक फेजेस में, वो क्वेश्चन आता है। सपोज एक चीज आप हमेशा याद रखना, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम में डिफरेंस बताया था ना? यस मैम। क्रोमेटिन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ डीएनए। ये चीज आपको याद रखनी है। क्रोमेटिन को हम लिखते हैं सी से। क्रोमेटिन को हम क्या लिखते हैं? सी से।
तो अगर बच्चों मैं बोल रही हूँ कि जीवन में मेरा जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो 2C है, तो एस फेज में आते आते क्रोमेटिन मटेरियल कितना हो जाएगा? 4C 4C हो मैम जाएगा। सेम रहेगा। यस। और G2 में कितना रहेगा? 6C सेम रहेगा। तो सेम रहेगा। डीएनए सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ इसमें ही तो हो रहा है, अब इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसमें भी अगेन क्या रहेगा आपका 4C ही रहेगा, 4C और G नोट में भी 4C रहेगा। लेकिन अगर इसके बाद मैं इसकी एम फेज करा दूं तो अब डीएनए क्या हो जाएगा यहाँ पे एम फेज में? 2 वेरी गुड, 2C रह जाएगा, क्योंकि ये हमारा सेल है, सेल के अंदर से न्यूक्लियस, तो ये क्या है इसका 4C मटेरियल है। 4C मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए, तो 2C एक को दे देगा और 2C मटेरियल एक को दे देगा। 2C का मतलब ये मत समझना कोई क्रोमोसोम है कुछ है, C का मतलब क्रोमोसोम नहीं है, C सिर्फ एक नोटेशन है अमाउंट ऑफ डीएनए बताने का, क्योंकि हम डीएनए का वेट तो नहीं बता सकते कि जीवन में 20 ग्राम है तो यहाँ पे 40 ग्राम हो जाएगा, यहाँ पे भी 40 रहेगा, यहाँ पे भी 40 रहेगा, फिर हम फेज में 20 हो जाएगा, नहीं बता सकते ना ऐसा, तो इसलिए हम यस एक मैम। नोटेशन यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ सी का। क्लियर ये चीज? यस मैम। चलो यस मैम। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन का आंसर सब लोग मुझे पोल सेक्शन में देंगे, ठीक है? बताओ उसका आंसर, चलो ऐसे ही बता दो आप लोग, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल कब होगा? एस फेज में। एस फेज। एस फेज में होगा। वेरी गुड। एस फेज। तो मतलब ये चीज सबको पता है। अगर मैं बोलूं आपसे क्वेश्चन यस। स्टेट किसको बोलते हैं? जी नॉट फेज। जी मैम जी नॉट फेज फेज, को तो हम है ना? अनएक्टिव फेज। यस। अब एक और चीज आता है इंटरफेज, ये वर्ड मैंने यूज किया था जब आपको पढ़ा रही थी। इंटरफेज का मतलब समझ पाते हो आप? यस मैम। G1 G2 G1 S और G2 फेज। G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। अब इसको ना एक और चीज टर्म से समझ सकते हैं, जैसे ये मेरा सेल है, सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल, अब सेल क्या करेगा, पहले अपनी ग्रो करेगा, फिर इसके बाद डिवाइड करेगा, फिर इसके बाद फिर से ग्रो करेगा, फिर डिवाइड करेगा। तो हम बोल रहे हैं ना कि एक डिवीजन ये हो रहा है और फिर एक डिवीजन यहाँ पे होगा नेक्स्ट, तो दो डिवीजन के बीच की जो फेज है, दो डिवीजन के जो बीच की फेज है, उसी फेज को हम क्या बोलते हैं आपका? इंटर। इंटर का मतलब क्या होता है? इंटरफेज। बीच में। इंटर का मतलब बीच में होता है ना, तो इंटरफेस इज द फेज बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस डिवीजन, दो लगातार डिवीजन के बीच की जो फेज होती है उसी को हम बोलते हैं आपका इंटरफेस। क्लियर? यस। चलो अब बात करते हैं हम, अगर मैं इंटरफेज में आपको बोलूं कि बच्चों ये बताओ मुझे, जो इंटरफेज होती है उसी को हम रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। अच्छा इसको ऐसे मत समझो, ऐसे समझो, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, और एक साइड है मेरी एम फेज, इनको मैं दोनों को कंपेयर कर रही हूँ आपस में। तो कंपैरिजन के बेसिस में मैं क्या बोलूं कि मेरा सेल यहाँ पे ज्यादा एक्टिव है या यहाँ पे ज्यादा एक्टिव है? ये तो मेरी इंटरफेज है और ये मेरी डिवीजन फेज है। किस कंडीशन में मैं बोलूंगी कि मेरा सेल ज्यादा एक्टिव है? इंटरफेज। डिवीजन फेज में। यस, डिवीजन फेज के अंदर, क्योंकि बेटा यहाँ पे तो सिर्फ सेल ग्रो कर रहा है, डीएनए डबल कर रहा है, और G2 में क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे सेल के अंदर सबसे ड्रास्टिक चेंजेस कौन सी फेज में आ रहे हैं? एम फेज। एम फेज। तो ड्रास्टिक चेंजेस मेरे एम फेज के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि इंटरफेज इज ऑल्सो लाइक अ रेस्टिंग स्टेज, क्योंकि एम फेज की अगर मैं कंपैरिजन करूं इन सबसे, तो बेटा G1 S G2 में तो कुछ भी नहीं हो रहा है एम फेज के मुकाबले।
एम फेज में तो क्या है, पूरा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मेरी जो सेल की आइडेंटिटी है वो पूरी लॉस हो जाती है डिवीजन के अंदर। तो इसलिए इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग स्टेज। लिखो इसको, इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग स्टेज। एंड क्यों हम बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारे सेल के अंदर या फिर सेल के न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं इंटरफेज के अंदर। आप देखोगे जीवन के अंदर भी आपको जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन की फॉर्म में ही दिखेगा, एस के अंदर भी आपको क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे ही दिखेगा, G2 के अंदर भी आपको क्रोमेटिन मटेरियल इसी फॉर्म में दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप एम में आओगे यहाँ पे आपको क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे। कभी ये क्रोमोसोम्स आपके सेपरेट हो जाएंगे, ऐसे अलग अलग पोल्स पे जाने लग जाएंगे। बहुत सारे चेंजेस हमें दिखेंगे डिवीजन फेज में जब हम आपका माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे। ये क्लियर रहेगा बिल्कुल सब बच्चों को? यस। Yes, ma'am. यस मैम। चलो, अब हमारा इतना हो गया है, अब देखते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, अगर मेरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जीवन में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जीवन में है 36, तो बेटा एस फेज में कितने होंगे? सेम रहेंगे। बाकी सब लोग भी आंसर करो। मैम डबल हो जाएंगे। सोचो अच्छे से। 36 ही रहेंगे। वेरी गुड, 36 ही मैम रहेंगे। सेम ही रहेंगे। सेम ही रहेंगे। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जैसे अभी किसी ने बोला डबल, तो मैंने अभी देखो बताया ना आपको, सी इज अमाउंट ऑफ डीएनए। अमाउंट ऑफ Yes. डीएनए डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता। जैसे ये क्रोमोसोम है बेटा, इसके अंदर ये मटेरियल है इतना, और अब मैंने क्या करा दिया, इसका स्पेस करा दिया। तो इसका स्पेस कराने के बाद ना बस इसके अंदर मटेरियल डबल हो गया ऐसे। क्रोमोसोम तो एक ही रहा ना, Yes, ma'am. बस यहाँ पे अगर था 2C तो यहाँ पे 4C हो गया। क्लियर ये चीज? Yes, ma'am. चलो, अब इतना हमारा पार्ट क्लियर है। अच्छा, अभी तक कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? No, ma'am. चलो, अब मैं आप लोगों को एम फेज के बारे में बता देती हूँ सब। एम फेज को हम कितनी फेजेस में डिवाइड करते हैं? 4 फेजेस में। प्रोफेज, Ma'am, prophase, metaphase, anaphase, telophase. मेटाफेज, एनाफेज एंड आपका टीलोफेज। अब बच्चों ये जो चारों फेजेस है ना, इन चारों फेजेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब अगर मैं एक आपसे कॉमन से क्वेश्चन ये पूछूं कि इन एम फेज में से सबसे ज्यादा एक्टिव फेज कौन सी है हमारी, सॉरी इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक ऑप्शन दे दूं इंटरफेज भी, बताओ। इंटरफेस। ऑप्शन बताओ, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा मैम या मेटाफेस। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दी। हमारा जो सेल इंटरफेस। है सबसे ज्यादा एक्टिव किस फेज में, मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल? ए। मैम एनाफेज। मैम मेटाफेस। मैम फर्स्ट वन। बेटा एक्टिव एनाफेज में सबसे होगा। ज्यादा एक्टिव किस में है? ये इंटरफेज में है, क्योंकि बेटा इंटरफेज के अंदर बहुत सारी फेजेस आ रही है। G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और आपकी एम फेज तो बाद में ये वाली। सबसे ज्यादा फेजेस किस में आ रही है? इंटरफेज में। देखो ना, इसके अंदर सेल बहुत सारे क्या करा रहा है, ग्रोथ करा रहा है, डीएनए सिंथेसिस ये करा रहा है, ये करा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूंगी कि सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस किस में आ रहे हैं, एम फेज में।
तो ड्रास्टिक चेंजेस किस में आएंगे आपके? M phase. एम फेज में। ये चीज तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम बोल रहे हैं एक्टिव किस में है तो सबसे ज्यादा एक्टिव हमारी इंटरफेस में है। अगर हम बोल रहे हैं इंटरफेस को ही हम रेस्टिंग स्टेज भी बोल रहे हैं, देखो सेम टाइम पे हम इसको रेस्टिंग स्टेट भी बोल रहे हैं। रेस्टिंग स्टेट का मतलब ये है कि सेल एक जगह चुपचाप से बैठा हुआ है, बस अपने अंदर चेंजेस किए जा रहा है कुछ ना कुछ, मतलब एक्टिव है वो अपनी जगह पे बिल्कुल, लेकिन वो जो चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं वो विजिबल नहीं हो रहा है हमको अच्छे से। अब जब कोई चीज हमें विजिबल नहीं होती तो हम तो यही बोलेंगे रेस्ट में है ना। अब जैसे ही हम एम फेज में आता है हमें सारे चेंजेस दिखने लग जाते हैं, क्रोमोसोम्स बनने लग जाता है, क्रोमोसोम्स का नंबर डबल, क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होने लग जाएंगे, अलग अलग पोल्स पे वो मूव करने लग जाएंगे, स्पाइंडल फाइबर्स हमें दिखने लग जाएंगे, साइटोकाइनेसिस होने लग जाएगा, कैरियोकाइनेसिस होने लग जाएगा। तो सबसे ज्यादा चेंजेस तो हमारे एम फेज के न्यूक्लियस में आता है ना। इसलिए इंटरफेज इज योर रेस्टिंग स्टेट, बट सेल सबसे ज्यादा एक्टिव भी रेस्टिंग स्टेट में ही रहता है। आप लोग रेस्ट कर रहे हो और आप लोग एक जगह बहुत मेहनत कर रहे हो, तो आपकी रेस्टिंग स्टेट कौन सी है? आप लोग एक जगह बैठे हो, वो रेस्टिंग स्टेट हुई ना आपकी। अब जब आप बैठे हो तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो ना उस टाइम पे, ये नहीं कि सो रहे, मतलब बैठे हो आराम से रेस्ट कर रहे हो। तो रेस्ट करने का मतलब आपके अंदर ज्यादा एनर्जी है। अगर आपको कोई अचानक से आके कुछ काम बोले तो आप रैंडमली उसको कर दोगे ना, एज कम्पेयर टू ma'am. हमारा दूसरा वाला इंसान जो बहुत मेहनत कर रहा है, उसको कोई दूसरा काम बोलेंगे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रहा है, उसके अंदर एनर्जी कम है। ऐसे आप उसको समझ सकते हो। इंटरफेज रेस्टिंग स्टेट होगी, लेकिन एक्टिव स्टेट भी होगी सेल साइकिल की। एम फेज आपकी सिर्फ और सिर्फ ड्रास्टिक चेंजेस दिखाएगी। ड्रास्टिक चेंजेस वो भी सबसे ज्यादा किसके अंदर आते हैं? न्यूक्लियस के अंदर ही तो आते हैं सबसे ज्यादा चेंजेस। Yes. क्लियर। चलो फिर आज का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है ये। अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। मैम एक बार पहली मैम एक स्लाइड बार बता शुरुआत से दीजिए। स्लाइड दिखा देना, स्क्रीनशॉट। या श्योर दिखा रही हूँ। मैम शुरुआत से एकदम लास्ट तक दिखा दीजिए स्क्रीनशॉट। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। मैम पहली स्लाइड समझा भी दीजिए एक बार, जो आपने लिखी है। ये जो लिखी हुई है ये वाली जो जो मैंने खुद से लिखी है वो। मैम जो आपने खुद से लिखी है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उस पर आता है फिर समझाती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम, अब अगली Yes, दिखा ma'am. दें। नेक्स्ट। ये वाली समझानी है ना? यस मैम। देखो मैंने बोला कि हर एक ऑर्गेनिज्म आपका सिंगल सेल से डेराइव होता है, उस सिंगल सेल का नाम है जाइगोट। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को सिंगल सेल से डेराइव होने के लिए 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स करनी होंगी या नहीं करनी होंगी? पहली इवेंट वो क्या करेगा? सेल की ग्रोथ कराएगा, और दूसरी इवेंट वो करेगा सेल डिवीजन कराएगा। ये चीजें तो कराएगा, पहले ग्रो करेगा फिर डिवाइड करेगा, फिर डिवाइड करने के बाद जो टोटल सेल बनेगी वो फिर से ग्रोथ करेंगी। इसी पूरी को फेज को हम बोलते हैं सेल साइकिल। जब सेल ग्रो कर रहा है डिवाइड कर रहा है उसको पूरी को सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल होती है बच्चों 24 आवर्स की। अब इन 24 आवर को हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। G1 फेज में आपका सेल रहता है 8 से 12 आवर तक। सबसे ज्यादा टाइम हमारा सेल कौन सी फेज में स्पेंड कर रहा है? इन चारों को देख के बताओ। G1. मैम G1 जीवन फेज में में। कर रहा है। तो अगर हमारे सेल के अंदर कोई भी डिफॉल्ट आएगा या कोई भी म्यूटेशन आएगा तो कौन सी फेज में आएगा? वो G1 फेज में। G1 फेज में आएगा। तो अगर हमें डीएनए रिपेयर कराना होगा तो हम वो G1 में ही कराएंगे, है ना। फिर इसके बाद आती है हमारी एस फेज, जिसके अंदर हमारा डीएनए सिंथेसाइज होता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, और सेंट्रियोल का नंबर डबल हो जाता है इन एनिमल सेल ओनली। इसके अंदर हमारी सेल रहती है 6 से 8 घंटे तक। G2 हमारी रहती है 3 से 4 आवर तक, और M में रहता है सिर्फ 1 आवर। अब आप देखो स्टार्टिंग की 3 फेजेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज। और जो लास्ट वाली है इसी में तो सेल सिर्फ डिवाइड करता है, तो इसको हम डिवीजन फेज बोलते हैं। ये देखो पूरा का पूरा 23 आवर तो हमारी सेल रह रही है इंटरफेज में, और सिर्फ 1 आवर है डिवीजन फेज में। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि इंटरफेज में आपकी सेल 95% टाइम रहती है, और 5% आपकी सेल रहती है डिवीजन फेज में।
ठीक है? यस चलो अब नेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लो। आज की क्लास में अच्छा कुछ ऐसा तो नहीं बचा ना जो आपको बाद में याद करना पड़े? सब लर्न हो गया होगा ना? बस यस एक बार मैम। रिवाइज जरूर कर लेना आज का लेक्चर, क्योंकि मैं जो भी आपको डीपीपीज दूंगी ना, वो डीपीपीज में पूरा यही आज का लेक्चर और जो मैंने प्रीवियस आपका बेसिक पढ़ाया था, वो दोनों को मिला के आप पूरा डीपीपीज होंगे सॉल्व। इसका स्क्रीनशॉट लो। मैम एक बार लास्ट वाली स्लाइड फिर से बता, लास्ट वाली स्लाइड करना एक बार। मैम जीरो फेज में ग्रोथ नहीं होगी सेल की? एक एक करके पूछो। जीरो फेज में सेल की ग्रोथ होगी या नहीं? नहीं, जी नोट में कोई सेल की ग्रोथ नहीं होगी। मैम एक बार लास्ट स्लाइड और दिखाना मैम, इससे कौन सी, पीछे ये वाली। वाली? अच्छा, इससे मैम पीछे इससे भी वाली, दिस पीछे। यस मैम यही। यस मैम यही। मैम मैम वन, ये आपने या तो हटा नेक्स्ट? दिया। मैम पीछे अच्छा करो अच्छा, आप ठीक अपने जो। यस मैम यही यही यही। है ठीक है। मैम मैं ना एक क्या मिनट। करूंगी, नेक्स्ट क्लास से ना स्लाइड नंबर डाल दिया करूंगी, फिर आप स्लाइड नंबर बता दिया करना, मैं वही स्लाइड आपको दिखा दूंगी। हो गई मैम। मैम रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी क्या इसकी? रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। एस फेज हो गया, G2। जी बेटा, मैंने एक एक लाइन यहाँ पे लिखी है ना, आप जब डीपीपी सॉल्व करोगे ना तब आपको पता लगेगा कि ये नोट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपका इन नोट से सॉल्व हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो इन नोट से बाहर आपको मिले। बस यहाँ तक है हमारा। मैम टेस्ट कब से स्टार्ट है?